हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। मैं उसको पूरा यहां पर यूट्यूब के ऊपर डिटेल के अंदर पढ़ाने वाला हूं। आज उसका लेक्चर 1 है और इस लेक्चर 1 के अंदर हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को करेंगे और वो है न्यूक्लिक एसिड। आज का जो मेरा थीम रहेगा वो न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज चलेगी। आज उसका लेक्चर 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हम लोग बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक की, राइट। न्यूक्लिक अम्ल, पहली बात तो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं, तो एक चीज जान लो, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड हैं। ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स यानी कि जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने? न्यूक्लिक एसिड्स ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने, साइंटिस्ट का नेम है, ने 1869 में न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने 1869 में पस सेल से की। पस सेल समझते हो? मवाद कोशिका। पस सेल से की एवं इसे न्यूक्लिन कहा। एवं इसे क्या कहा भाई? न्यूक्लिन कहा, राइट। आगे चलकर यही न्यूक्लिन डीएनए कहलाया। यही न्यूक्लिन क्या कहलाया भाई? डीएनए कहलाया। करेक्ट। न्यूक्लिक एसिड की खोज का श्रेय यानी कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो फ्रेडरिक मिश्चर को जाता है। उन्होंने 1869 में पस सेल से न्यूक्लिक एसिड की खोज की और इसे न्यूक्लिन कहा। यही न्यूक्लिन आगे चलकर क्या कहलाया? न्यूक्लिक एसिड कहलाया। अच्छा, एक और चीज याद रखो, न्यूक्लिक एसिड नाम मतलब टर्म न्यूक्लिक एसिड गिवन बाय। टर्म न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? तो ये जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है वो देने वाला जो साइंटिस्ट था वो ऑल्टमैन था, राइट। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? ऑल्टमैन ने दिया। और याद रखो कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड को ये नाम क्यों दिया गया, राइट। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, राइट। न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, राइट। न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और एसिड का मतलब क्या है? इनके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप उपस्थित। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? इनमें एसिडिक ग्रुप उपस्थित है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया? समझिए इस बात को। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं,
और क्योंकि इनके अंदर एसिडिक ग्रुप उपस्थित होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एसिडिक ग्रुप उपस्थित होता है इसीलिए इनको हम एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। ऑलराइट, एक जो होता है वो क्या होता है? डीएनए, और एक जो होता है वो क्या होता है? आरएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, राइट? डीएनए और आरएनए, इन्हीं को हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि डीएनए जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, राइट? डीएनए कहाँ पर पाया जाता है भाई? न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह क्रोमोसोम का मुख्य घटक है, क्रोमोसोम का मुख्य घटक है। आर यू गेटिंग? क्या कहा है मैंने? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, यह क्रोमोसोम का मुख्य घटक है। जैसे मान लीजिए कि यदि मैंने कहा कि यदि कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम बना हुआ है किससे? डीएनए प्लस प्रोटीन से, मुख्यतः, है ना। और भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रोमोसोम मुख्यतः किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो ये इस बात को बल दे रहा है कि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये क्रोमोसोम का मुख्य घटक है। अच्छा, साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्लियर है भाई? डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। क्लियर? नाउ आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में मुख्यतः ये कहाँ पर पाया जाता है भाई? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मुख्यतः ये कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। यह केंद्रिका मतलब कि न्यूक्लियोलस, राइट? आरएनए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो यह न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका, क्रोमोसोम में भी थोड़ा बहुत मिलता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, राइबोसोम आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। क्लियर? डीएनए आरएनए को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर हमको। तो आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये केंद्रिका, क्रोमोसोम, राइबोसोम आदि में पाया जाता है। और डीएनए साइटोप्लाज्म में हो सकता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाकी मुख्यतः वो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, डीएनए जो है, डीएनए अधिकांश प्राणियों का आनुवंशिक पदार्थ है। बाद में सिद्ध भी करेंगे, है ना। आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, राइट। और याद रखना, आरएनए कुछ पादप वायरसों, कुछ पादप वायरसों, आरएनए कुछ पादप वायरसेस व कुछ जंतु वायरसेस का आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक
पदार्थ है। ठीक है, याद रखोगे, आरएनए कुछ पादप वायरसेस व जंतु वायरसेस का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए तो अधिकांश प्राणियों का आनुवंशिक पदार्थ है, जो हम लोग आगे फोर्थ कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ याद रखना, यूकैरियोट्स का डीएनए, यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। लीनियर यानी कि रेखीय होता है, रेखीय होता है। ठीक है ना, रेखीय होता है एवं स्पाइरली कॉइल्ड होता है। स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए, प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है भाई? वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है भाई, प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है। ऑलराइट, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, याद रखना, डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। डीएनए द्विरज्जुकीय यानी कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए अपवादों को छोड़ देना है ना, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अपवाद जब आएंगे तो अलग से पढ़ेंगे। जबकि आरएनए आमतौर पर एक रज्जुकीय होता है। एक रज्जुकीय मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब मान लीजिए कि हम सबसे पहले डीएनए पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? डीएनए पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम डीएनए पढ़ने जा रहे हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं ना, तो डीएनए और आरएनए, हम डीएनए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ डीएनए जो है वो क्या है? तो डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। क्या कहा मैंने बेटा? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये जैसे डीएनए है ना, तो ये उसकी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, राइट। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अनेक न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। अनेक न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। क्या कहा मैंने? हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अनेक न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। बिल्डिंग ब्लॉक्स
ऑफ डीएनए। मतलब बताओ जल्दी से, डीएनए को बनाने वाली रचनाएं कौन सी? न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। अनेक न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब अपने को सर्वप्रथम ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को ये जानना होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षारक प्लस शुगर, हिंदी में बोलूं तो शर्करा, प्लस फॉस्फोरिक एसिड। है ना, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। एक्चुअली ये क्या चाहिए? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, या आप यूं भी कह सकते हो फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है भाई? न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक और चीज़ जान लो कि इसके अतिरिक्त, न्यूक्लियोटाइड के अतिरिक्त एक न्यूक्लियोसाइड भी। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा फर्क है, राइट। ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड बोले तो नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। या फिर आप यूं भी कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड। याद रखना, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड कर दो या फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। मतलब बात तो इतनी सी है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ये फ़र्क है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड है और न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वन बाय वन अपने को आइडिया होना चाहिए कि नाइट्रोजन बेस क्या है। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस क्या होता है वही स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन तो होगा, ये बात होता है। तो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, तो भाई नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन, एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए स्ट्रक्चर के साथ में। तो नाइट्रोजन बेस दो तरीके के। तो आइए दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पिरिमिडीन, यहाँ पर लिखा मैंने पिरिमिडीन और यहाँ पर मैंने लिखा प्यूरिन। दोनों में क्या अंतर है पहले तो ये चीज़ जानो, ठीक है ना। पिरिमिडीन जो है वो कौन कौन से पिरिमिडीन होते हैं? तो एक तो पिरिमिडीन कौन कौन से? तो साइटोसिन है, साइटोसिन है, और कहाँ है, क्या है, थाइमीन है, ठीक है। साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थाइमीन को टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ स्टार लगा रहा हूँ, हालांकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर, थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी भले ही अपने डीएनए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अपने को याद रखना है कि जब भी आरएनए पढ़ेंगे तो उसके अंदर थाइमीन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल होगा। और रहा सवाल प्यूरिन का, तो प्यूरिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो एडिनाइन होते हैं, एडिनाइन और ग्वानिन। एडिनाइन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो ये एक तो याद रखना। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि हमेशा पिरिमिडीन जो है वो एक
6 मेंबर्ड सिंगल रिंग होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर पीडीन के अंदर 9 मेंबर्ड 9 सदस्यीय 9 मेंबर्ड डबल रिंग होती है। यहाँ पर 9 मेंबर्ड क्या होती है भाई, डबल रिंग। अब ये सिंगल रिंग और डबल रिंग क्या है, तो ज़रा देखना, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ ये नाइट्रोजन है बेटा, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, राइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, राइट। यहाँ पर भी कार्बन है, राइट। यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। आर यू गेटिंग? अब जरा देखना भाई, यहाँ पर इसकी नंबरिंग करते हैं। ये क्या चीज़ है, पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है। और 6 मेंबर्ड है कि नहीं है? 6 मेंबर्ड कैसे हैं बेटा, नंबरिंग डालते हैं अपने, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, ये यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये जो आपके सामने ये एक पिरिमिडीन रिंग है ना। इसके अंदर खास नोटिस करने की बात ये है कि फर्स्ट व थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित, समझ में आ रहा है? फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। और यहाँ पर अपने देखें 9 मेंबर्ड के अंदर क्या होगा, आप जरा देखो, ये कार्बन है, कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, राइट। और यहाँ पर भी कार्बन है, राइट। और यहाँ पर एक रिंग है, राइट। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है। राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, ज़रा यहाँ पर देखो आप, ये यहाँ पर जस्ट आपको ये केवल स्ट्रक्चर, केवल आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ ना, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये वाली जो रिंग है इसकी, ये कौन सी है, पिरिमिडीन रिंग है। ये पिरिमिडीन रिंग है, राइट। ये कौन सी है भाई, पिरिमिडीन रिंग है, ये याद रखना, ये कौन सी है भाई, पिरिमिडीन रिंग है। और ये वाली जो रिंग है ये इमाडाजोल रिंग है, ये इमाडाजोल रिंग है, राइट। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ पर है, वो आप देखो, यहाँ पर 1, राइट। और ये 2 पोजीशन है, 3 4 5 6 7 और 8 और ये 9। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? देखो भाई, अब खास जो बात नोटिस करने की वो ये है कि ये तो पिरिमिडीन रिंग है और ये कौन सी है, इमेडाजोल रिंग है। ऑलराइट, इमेडाजोल रिंग जो होती है वो हमेशा याद रखना, इमेडाजोल रिंग वो
पिरिमिडीन रिंग के 4th और 5th कार्बन पे जुड़ी रहती है। इमेडाजोल रिंग पिरिमिडीन रिंग के 4th और 5th पोजीशन पे क्या रहती है, ये जुड़ी हुई रहती है। बात समझ में आ रही है, राइट? तो बस ये चीज़ ध्यान रखो कि 9 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पर खास बात जो समझने की है वो ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक तो 1st पोजीशन पर, एक 3rd पोजीशन के ऊपर, एक 7th पोजीशन के ऊपर, एक 7th पोजीशन के ऊपर और एक 9th पोजीशन के ऊपर। 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित। मैंने अभी कोई वैलेंसी वगैरह नहीं देखी है ना, मैंने केवल और केवल आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा मकसद है यहाँ पर 9 मेंबर्ड रिंग को बताना, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़, ये तो इमेडाजोल रिंग है, राइट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 मेंबर्स तो यहाँ पर दिख रहे हैं पिरिमिडीन रिंग के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों को बाकी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इमेडाजोल रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 1st, 3rd और 7th और 9th, 1st, 3rd, 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पिरिमिडीन और प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस हैं। पिरिमिडीन साइटोसिन, थाइमिन और डीएनए के अंदर, और यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूएसएल होता है, ठीक है। पिरिमिडीन 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन 9 मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। 6 मेंबर्ड सिंगल रिंग जो होती है उसको पिरिमिडीन रिंग कहते हैं। कैसी होती है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर बनी हुई है, वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है। और प्यूरिन के अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो एक तो पिरिमिडीन रिंग होती है और एक क्या होती है, इमेडाजोल रिंग होती है। यहाँ पर 1st और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर 1st, 3rd, 7th और 9th पोजीशन पर, 1st, 3rd, 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये पहली चीज़ आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर। अब यदि मैं डीएनए की बात करता हूँ तो डीएनए के अंदर जो शुगर होता है बेटा वो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और ये कैसी शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर का मतलब होता है बेटा ये पेंटो शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर है तो मतलब कैसी है, पेंटो शुगर है। जरा बना के देखते हैं पेंटो शुगर कैसी होती है, एक बार बना के देखें, राइट। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर राइट, यहाँ पर भी कार्बन है। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, तो CH2OH और CH2OH ये कार्बन है, राइट। और यहाँ पर क्या है, H है, यहाँ पर HOH है, और यहाँ पर OH है। अब आपको जो गौर करना है बेटा वो यहाँ पर गौर करना है। 2nd पोजीशन पे देखिए, यहाँ पर 2nd पोजीशन पे यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ H है। ये आपके सामने जो बनी हुई है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। लेकिन भले ही हम आरएनए भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आरएनए को भी यहाँ पर ही शुगर के फॉर्म में इसलिए बताना पड़ेगा ताकि कंपैरेटिव अकाउंट हो जाएगा। आरएनए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर भी कैसी है, 5 कार्बन शुगर है, यानी कि वो भी कैसी शुगर है, पेंटो शुगर है। ये भी कैसी है भाई, पेंटो शुगर है, ठीक है। तो अब पेंटो शुगर है तो वो कैसी होगी, ज़रा देखो क्या फ़र्क आएगा वो देखना, हल्का सा स्लाइड सा फ़र्क है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ज़रा देखिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और ये CH2OH है, ठीक है। और यहाँ पर HOH है, ध्यान दीजिएगा HOH है, यहाँ पर HOH है,
राइट, HOH है और यहाँ पर OHH है, ठीक है। नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग दे देते हैं, पहले इसको दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंटोज शुगर होगी। यहाँ पर भी आप देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, राइट, यहाँ पर HH है और यहाँ पर HOH है, बस इतना सा फर्क होता है, स्लाइड सा। यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, बस दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर और राइबो शुगर। RNA के अंदर जो पाई जा रही है वो राइबो शुगर है, DNA के अंदर जो पाई जा रही है, DNA के अंदर जो पाई जा रही है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबो शुगर है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से शुगर का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। और थर्ड थिंग जो अब हम लोग आ जाते हैं वो है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तीसरी चीज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एक्चुअली ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप भी कहलाता है ना, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप डीएनए के अंदर होता है। तो H3PO4 होता है ये फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ये तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देखो, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ये डीएनए को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। ऑलराइट, ये क्लियर है आपको? अब चलो, ये तो स्ट्रक्चर वगैरह हो गए। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर डीएनए की बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर मैंने लिखा नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर मैंने लिखा नाइट्रोजन बेस, राइट, नाइट्रोजन बेस, राइट, प्लस शुगर, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। और प्लस इसके साथ में क्या एडअप हो जाए, फॉस्फेट एडअप हो जाए, फॉस्फेट एडअप हो जाए तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यस और नो, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो जरा आप देखते हैं अपने कि किस तरीके से होगा। ये नाइट्रोजन बेस है प्लस अपने पहले न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, फिर साथ में फॉस्फेट जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके देखते हैं। नाइट्रोजन बेस सबसे पहला है, मान लीजिए एडिनिन। तो एडिनिन तो नाइट्रोजन बेस है, उसके साथ में शुगर जुड़ गया, है ना। तो एडिनिन प्लस शुगर, एडिनिन प्लस शुगर, तो ये बन जाएगा, लेटी जानते हो क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी, क्योंकि शुगर क्या, डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन। ये जो डी ऑक्सी एडिनोसिन है बेटा, ये क्या बन गया, शुगर बन गया, ये दैट इज न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब डी ऑक्सी एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट बोले तो फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी मोनोफॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आ गया समझ में बेटा? अब मान लीजिए सेकंड ले लेते हैं, चलो सेकंड लेते हैं। मान लीजिए इस बार है, तो मान लीजिए ग्वेनिन, ग्वेनिन।
तो ग्वेनिन क्या हो गया, ग्वेनिन प्लस शुगर, तो क्या हो जाएगा ये डीऑक्सी ग्वेनोसिन, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब डीऑक्सी ग्वेनोसिन प्लस फॉस्फेट, राइट, प्लस फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। तो ये सब न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब आगे आ जाओ, थर्ड वाला ग्वेनिन के बाद में क्या है, साइटोसिन, है ना। तो ये क्या हो गया, साइटोसिन प्लस शुगर, तो ये क्या हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। अब ये क्या हो गया, डीऑक्सीसाइटिडीन प्लस फॉस्फेट, तो ये क्या हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और लास्ट में अब क्या आ जाएगा, लास्ट में एडिनिन हो गया, ग्वेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन, ये हो गया थाइमिन। तो अब थाइमिन क्या हो गया, तो थाइमिन प्लस शुगर, तो ये क्या हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन, साइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। समझ में आ रहा है, थाइमिन प्लस शुगर, तो ये ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। प्लस अब डीऑक्सीथाइमिडीन प्लस फॉस्फेट, तो क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है बेटा, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो पहले क्या था, नाइट्रोजन बेस था, नाइट्रोजन बेस के साथ में कौन जुड़ गया, शुगर, तो क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ में कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इजिकल टू क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस भी होगा, शुगर भी होगा और फॉस्फेट भी होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है ये सारे न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। और इस तरीके से, है ना, आप चाहो तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड भी कह सकते हो, क्योंकि एसिड ग्रुप जुड़ गया है। तो मोनोफॉस्फेट की जगह पे तुम ये भी कह सकते हो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वेनाइलिक एसिड, है ना, राइट, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो ये क्या था भाई, नाइट्रोजन बेस, राइट, प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। मैंने अभी बताया आपको कि नाइट्रोजन बेस क्या है, शुगर क्या है, राइट, और फॉस्फोरिक एसिड क्या है। ऑलराइट, तो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग की है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए हैं, है ना। अब यूँ समझ लो कि ये जो दोनों के दोनों हैं, है ना। तो अब मान लीजिए एक चीज़ और जान लो कि जैसे अपने हमेशा कैसे बनाते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं ना,
राइट, ये 2 चेन्स होती है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स, दोनों चेन्स को, ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब यदि मैं आपके सामने इन दोनों चेन्स को कुछ इस तरीके से बना दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, राइट। ये A डबल बॉन्ड T, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड G। आगे चल कर बताऊँगा आपको, A T या T A में डबल बॉन्ड होता है हमेशा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। G C या C G में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि मैं इन दोनों श्रृंखलाओं को देखने पर मालूम नहीं पड़ता है कई बार कि क्या हम पढ़ क्या रहे हैं। किताबों में ऐसे ही डायग्राम बना हुआ होता है ना, ठीक है। अब अपने इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, शुगर है, शुगर 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 और शुगर। इधर भी ये शुगर है, ये शुगर, ये शुगर है, और ये शुगर, और ये फॉस्फेट है। ठीक है, ऑलराइट। अब एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं मैं बीच में आपको समझाने के लिए, है ना। आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तब उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक इमेजिनरी लाइन मैंने बनाई और एक इमेजिनरी लाइन इधर बनाई। मतलब मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और लाइन के इधर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस तरीके की, ठीक है। और दोनों चेन जो है वो आपस में जुड़ी हुई है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दोनों चेन्स, है ना। मतलब बोथ चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय, बोथ चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या है, देखो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, समझो, ठीक है। ये देख पा रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अरे एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजन बेस नहीं है क्या, ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ या नहीं हुआ, दिस इज व्हाट, अ न्यूक्लियोटाइड, राइट। ये क्या चीज़ है, दिस इज नाइट्रोजन बेस, ये क्या चीज़ है बेटा, शुगर है, ये क्या चीज़ है, फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर और नॉट, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये क्या चीज़ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये भी क्या चीज़ है, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बोथ द चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बोथ द चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये बात प्रूव करने के लिए ये डायग्राम इनफ है इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाउ द टू चेन्स आर फाउंड टुगेदर, है ना। तो दो चेन्स के बीच में क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये जितनी भी चीज़ें जो अभी यहाँ पर है, ये शुगर, फॉस्फेट, ये आगे भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स पढ़े। जस्ट वेट फॉर द लेक्चर 2 विच विल बी कमिंग सून, जिसके अंदर कि हम आगे का जो पूरा न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो डीएनए हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उस डीएनए को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट जो है, आपके कमेंट हमारी ताकत है,
हमें बहुत अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।